सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 4 पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार्य पढ़ने वाले। सामान्य परिचय। पारिस्थितिक तंत्र एक वृहद संकल्पना है जिसकी अपनी कार्यप्रणाली होती है। इस तंत्र में जैविक संरचना के निर्माण तथा आवश्यक आंतरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश होता रहता है, जिसके फलस्वरूप पारितंत्र सुचारू रूप से कार्यशील रहता है। पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी पारितंत्र के जीवित संगठक के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं। ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में जैविक एवं अजैविक पदार्थों के वितरण एवं संचरण में सहायक होता है। ऊर्जा के स्रोत। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य तथा इससे मिलने वाली सौर विकिरण है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा तथा ब्रह्मांडीय विकिरण आदि ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं। सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण में भी सहायक है। पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को जैव भूरसायन चक्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत जल चक्र तथा गैसीय चक्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इस रासायनिक जो हरे पौधे हैं ये रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इस रासायनिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा श्वसन क्रिया में खर्च हो जाता है तथा शेष ऊर्जा का पौधों में बायोमास के रूप में भंडारण हो जाता है। इस बायोमास से ऊर्जा का एक स्तर के जीवों से दूसरे स्तर के जीवों में स्थानांतरण होता रहता है। इस तरह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशोन्मुख होता है, अर्थात ऊर्जा का जब एक बार उपयोग हो जाता है या वह खर्च हो जाती है तो वह पुनः उपयोग के लिए सुलभ नहीं हो पाती। ऊर्जा का एक ही बार प्रयोग होता है। पारिस्थितिकीय उत्पादकता। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पाद हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहते हैं। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इस तरह हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है। प्रथम, प्राथमिक उत्पादक को सुलभ होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। और नेक्स्ट है द्वितीयक, हरे पेड़ पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक आहार ऊर्जा में रूपांतरित करने की क्षमता। प्राथमिक उत्पादकता का मापन दो रूपों में किया जाता है, सकल प्राथमिक उत्पाद और शुद्ध प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। पोषण स्तर 1 में श्वसन द्वारा खर्च के बाद संचित सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। उत्पादकता को ग्राम पर मीटर पर दिन में मापा जाता है। मीटर स्क्वायर पर दिन में मापा जाता है। नेट प्राथमिक उत्पादन, सकल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा। ये
नेट प्राथमिक उत्पादन होगा। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है, जो कि शाकाहारियों एवं अपघटकों के लिए भोजन के काम आता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। बायोमास के अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं के शुष्क भार को सम्मिलित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को उत्पादकता कहते हैं, जबकि किसी भी इकाई क्षेत्र के समय में सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सागर तल से पोषक तत्व सागरीय सतह पर आते हैं, जो पादप प्लवकों के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण आहार होता है। विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा दलदली क्षेत्र व एस्चुरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पाई जाती है। ईपीओडम 1959 ने विश्व स्तर पर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की प्राथमिक उत्पादकता के 3 स्तरों का अभिनिर्धारण किया है। सबसे पहले उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता के प्रदेश। इसमें जलोढ़ मैदान, आर्द्रवन और छिछले स्थल स्थित जलीय भाग व गहन कृषि वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। मध्यम पारिस्थितिकीय उत्पादकता के प्रदेश। इसके अंतर्गत घास क्षेत्र, छिछली झीलें, गहन कृषि को छोड़कर कृषित भाग आते हैं। निम्न पारिस्थितिकीय उत्पादकता के प्रदेश। इसके अंतर्गत आर्कटिक क्षेत्रों की हिमाच्छादित बंजर भूमि और मरुस्थल तथा गहरे सागरीय भाग आते हैं। उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। भौतिक कारक तापमान, जल की मात्रा, गहराई, जलवायु। रासायनिक कारक पोषक तत्वों की आपूर्ति और जैविक कारक प्रजाति के विभिन्न जीवों में पारस्परिक क्रिया। सहजीविता, प्रतिस्पर्धा और परजीविता, तटस्थता। अन्य क्षेत्रीयता और सामाजिक संगठन। महाद्वीपीय तथा महासागरीय पारिस्थितिक तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः 669 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर वर्ष तथा 155 ग्राम पर मीटर पर वर्ष है। नेक्स्ट है पोषण स्तर। आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं या फूड चेन कहते हैं। इस आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहाँ पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों जैसे शाकाहारी से दूसरे वर्ग के जीवों जैसे मांसाहारी में स्थानांतरण होता है, उसे पोषण स्तर कहते हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। हरे पेड़ पौधे उत्पादक जो स्वपोषी के रूप में, और शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता विषमपोषी के रूप में, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता विषमपोषी और शीर्ष मांसभक्षी तृतीयक उपभोक्ता जो विषमपोषी। खाद्य श्रृंखला। पारितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। कुछ प्राणी केवल एक ही प्रकार का आहार करते हैं और इसलिए वे एक ही खाद्य श्रृंखला के सदस्य होते हैं। अन्य प्राणी अलग अलग प्रकार के आहार करते हैं, इसलिए वे न केवल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य होते हैं वरन अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं में उनके स्थान यानी पोषण स्तर भी अलग अलग होते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार।
चारण खाद्य श्रृंखला। उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपयोग करके श्रृंखला आरंभ करते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उदाहरण घास, टिड्डा, पक्षीगण और फिर बाज, ये श्रृंखला है। अपरद खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला सह होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपरद खाने वाले जीवों एवं अन्य परभक्षियों में पहुंचती है। उदाहरणतः कचरा, स्प्रिंग टेल, कीट, छोटी मकड़ियाँ और मांस भक्षी। एक उथले समुद्र के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपरद श्रृंखला में प्रवाहित होता है। ये इसकी खाद्य श्रृंखला की सारणी दी गई है। खाद्य जाल, फूड वेब। खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में होने वाले खाद्य अथवा ऊर्जा प्रवाह का केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करती है और उससे यह अर्थ निकलता है कि जीवों में एक सीधा सरल शेष से प्रत्यक्ष संबंध होता है जो पारितंत्रों में शायद कभी नहीं होता है। पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती है और इससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए एक पौधा एक ही समय में अनेक शाक बक्सियों का भोजन हो सकता है, जैसे घास पर खरगोश अथवा टिड्डा या बकरी अथवा सभी निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार एक शाक बक्सी विभिन्न मांस बक्सी प्रजातियों का भोजन कर सकता है। ये जो दिए गए हैं खरगोश, उल्लू, सांप, चूहा, ये सब बकरी, गिद्ध, ये सब इस घास पर आधारित है। तो ये इनका खाद्य जाल है। जैव संचयन। जैव संचयन यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। प्रदूषक विशेषतः अनिम्नीकृत प्रदूषक पारितंत्र के भीतर विभिन्न पोषण स्तर से गुजरते हैं। अनिम्नीकृत प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचित नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। जैव संचयन में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। किसी भी पोषण स्तर पर अवस्थित जीव जैव संचयन के लिए सक्षम है। जैव संचयन रसायनों के अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन का समग्र परिणाम होता है। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें संदूषक के अंतर्ग्रहण और संग्रहण की दर निष्कासन से अधिक होती है। संदूषकों का जीवों में प्रवेश, श्वसन, भोजन ग्रहण एवं पदार्थों के त्वचीय संपर्क एवं अन्य तरीकों द्वारा होता है। जैव संचयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पदार्थों का ग्रहण, पदार्थ का भंडारण तथा भंडारण क्षमता, पदार्थों का निष्कासन, हाइड्रोफोबिसिटी, पानी में प्रदूषकों की सांद्रता, आयु, लिंग व प्रकार किसी भी जीव का। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। जैव संचयन को पार्ट्स पर मिलियन ppm में मापा जाता है। सहक्रिया। जीव किसी समय एक प्रदूषक का अवशोषण कर सकता है, किंतु जब दो प्रदूषक मिलकर कोई विषैला प्रदूषक बनाते हैं जिसका प्रभाव अकेले प्रदूषक से ज़्यादा होता है, तो इस प्रक्रिया को सहक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे शीशा,
जिंक व पारे की बड़ी मात्रा जलीय प्रोटोजोआ की वृद्धि को कम कर सकती है, परंतु जब ये प्रदूषक एक साथ होते हैं तो इनका प्रभाव अत्यधिक होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लो क्लोरोइथेन DDT यह बहुत हानिकारक कार्बनिक प्रदूषक होता है जो मृदा और जल में लंबे समय तक रहता है। यह एक वैसेला प्रदूषक है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इससे जैव संचयन व जैव आवर्धन होता है। यह मानव में कैंसर व टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारक है। नेक्स्ट है PCB पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। इसका प्रयोग मुख्य औद्योगिक उत्पादों में होता है। इसे बहुत से देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका प्रयोग पेंट, प्लास्टिक आदि बनाने में होता है। PCB रासायनिक रूप में स्थायी यौगिक है, इसलिए तीव्र गति से इसका जैव संचयन होता है। जलीय जीवों पर इसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। यूरोपीय देशों में सील मछली पर इस रसायन का अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा इसकी मृत्यु इस हानिकारक रसायन के प्रभाव में आने से हो रही है। मानव स्वास्थ्य के लिए भी यह रसायन हानिकारक है। हैवी मेटल भारी धातु। जब भारी धातु का जैवमंडल में प्रवेश होता है तो उनका न तो विनाश होता है न ही वे निम्नीकृत होते हैं। जैसे पारा, कैडमियम, सीसा आदि भारी धातु है जिनका प्रभाव जलीय पारतंत्र तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये प्रदूषक मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण होते हैं। जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे उनका सांद्रण भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषकों में 4 तत्वों का होना आवश्यक है: दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, विभिन्न प्रकार की वसा में विलयशीलता व सक्रियता। नेक्स्ट है, इस चित्र में दर्शाया गया कि DDT किस प्रकार किसी खाद्य श्रृंखला के 4 कार्बनिक पोषक स्तरों पर जीवों के ऊतकों में सांद्रित होता है। DDT का सांद्रण इसलिए होता है क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक गुजरते हुए इसका उपाचयन व उत्सर्जन अत्यधिक धीमा होता है। अतः DDT वसा में संचित हो जाता है। चित्र में दी गई संख्याएं ऊतकों में DDT तथा इसके उत्पादों के सांद्रण मान भाग प्रति 10 लाख ppm को दर्शाती है। ये है वो चित्र। इसमें जुप्लेक्टिन 3 ppm है, इसमें 4 है और फिर 5 है, मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है। पारिस्थितिकीय पिरामिड। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, स्कल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: संख्या, बायोमास और ऊर्जा पिरामिड। ट्रायंगल नुमा आकृति बनती है इसमें। संख्या पिरामिड, इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का होता है। संख्या जो पिरामिड है ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। सीधा पिरामिड
इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती है। संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा होगा तथा शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला होगा। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है, जैसे ये आधार में चौड़ा और ऊपर से नुकीला। ये तालाब तंत्र है और ये घास तल है। उल्टा संख्या पिरामिड। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। ये नीचे से ये उल्टा पिरामिड है। बायोमास पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्राय प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है और इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है। बायोमास को ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। सीधा बायोमास पिरामिड। स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। लघु पोषण स्तरीय शेर है। ये स्थलीय पारितंत्र है। सबसे नीचे पेड़ पौधे, उसके बाद छोटे जीव, थोड़े और बड़े जीव और फिर सबसे बड़े जीव। नेक्स्ट है उल्टा बायोमास पिरामिड। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप पलकों होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इसमें बायोमास के पिरामिड का आधार छोटा होता है और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा। ये जलीय पारितंत्र है, इसमें भी उल्टा ही होगा। ऊर्जा पिरामिड में किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसमें व्यष्टियों के आकार और जैव संहति की भिन्नताओं पर जरूरत से ज़्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। अतः ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, यह हमेशा सीधा होगा, जैसे ये रहा। ऊर्जा प्रवाह। खाद्य श्रृंखला में खाद्य पदार्थों या ऊर्जा का क्रमबद्ध स्थानांतरण होता है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है। विभिन्न जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण कहते हैं। वास्तव में जैव संश्लेषण की प्रक्रिया और ऊर्जा या प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत जैविक पदार्थों के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को जैव अवनयन या जैव
अवक्रमण कहते हैं। इस तरह जैव अवनयन की प्रक्रिया पोषक तत्वों तथा रासायनिक ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में निर्मुक्ति को प्रदर्शित करती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में निम्न रूप में होता है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, मतलब एक दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह एक दिशीय होता है तथा उसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता। ऊर्जा जो प्रवाह की दिशा ये चक्रीय होगी और पोषण प्रवाह की दिशा है वो चक्रीय होगी। पोषण श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा उसे उतनी अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। ऊष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी के पहले नियम का संबंध द्रव्य और ऊर्जा के संरक्षण से है। इसके अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही नष्ट हो सकती है, बल्कि यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। अधिकतर ऊर्जा का उपयोग सजीव जीवधारियों के उपापचय, गति या अन्य क्रियाकलापों में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी अपशिष्ट के रूप में निम्नीकृत हो जाती है। जीवों की कोशिकाओं को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मुख्य एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उपलब्ध होती है। कोशिकाओं को जीवों की कोशिकाओं को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट के रूप में उपलब्ध होती है और उसी दौरान कुछ ऊर्जा अनुपयोगी ऊष्मा में बदल जाती है। क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा से कोई उपयोगी कार्य नहीं हो सकता, इसलिए यह अवश्यभावी ऊर्जा हानि की क्षतिपूर्ति के लिए जैविक तंत्र को बाहर से ऊर्जा की आपूर्ति करना आवश्यक होता है। यदि विश्व के समस्त लोग शाकाहारी हो जाए तो शैवाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से गायब हो जाएंगे, जिससे खाद्य जाल विकृत हो जाएगा और पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। जैविक समुदाय की प्रकृति गतिक होती है और यह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाती है या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, ये पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहलाता है। इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। यह परिवर्तन समुदाय के क्रियाकलापों और उस क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के रूप में होता है। अनुक्रमण के दौरान वनस्पति और जंतु दोनों ही समुदाय परिवर्तन से गुजरते हैं। यह अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक है। प्राथमिक अनुक्रमण खाली क्षेत्रों जैसे चट्टानों, नवनिर्मित डेल्टाओं और रेत के टीलों, द्वीपसमूह, बहते हुए लावा, हिमोड आदि में होता है, जहाँ पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, वहाँ पर ये होता है प्राथमिक अनुक्रमण। जैसे नग्न चट्टान है, लाइकेन मोस अवस्था है, लघु वर्षीय पौधे लाइकेन है, बहुवर्षीय शाकीय व घास है, घास झाड़ियाँ छाया ऐसा है पेड़ है। प्राथमिक
अनुक्रमण का अवलोकन द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा कठिन है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहाँ पहले से जीवों या वनस्पतियों के समुदाय नहीं हैं। इसलिए अतिरिक्त प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान मृदा निर्माण प्रक्रम चलता है, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण उस क्षेत्र से प्रारंभ होता है जहाँ मृदा पहले से मौजूद होती है। वे समुदाय अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं। अग्रगामी प्रजाति की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, किंतु इनका जीवन काल कम होता है। इसलिए अग्रगामी समुदाय की जगह ऐसा समुदाय स्थान ले लेता है जिसमें विभिन्न प्रजातियों का सम्मिश्रण होता है। प्रत्येक संक्रमण समुदाय जो अनुक्रमण के दौरान अस्तित्व में आता है वह दूसरे समुदाय के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। वह अनुक्रमण का अनुक्रमिक समुदाय कहलाता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है वह चरम उत्कर्ष समुदाय कहलाता है। चरमोत्कर्ष समुदाय कहलाता है। यह समुदाय नेक्स्ट है द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण वर्तमान प्राकृतिक वनस्पति की समाप्ति के पश्चात अस्तित्व में आता है, अर्थात जिन क्षेत्रों में पहले वनस्पति या वनस्पति समुदाय का विकास हुआ था किंतु बाद में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से उस क्षेत्र की वनस्पति के पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाने से वनस्पति समुदाय का पुनः विकास होता है, उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तीव्र होता है, क्योंकि मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ बीजों का बड़ा भंडारण तथा जीवों की अन्य प्रसुप्त अवस्थाएं होती है। अनुक्रमण की प्रक्रियाएं। वर्ष 1916 में किलमेट्स ने अनुक्रमण की निम्नलिखित प्रक्रिया का वर्णन किया। वनस्पति रहित सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का निर्माण। प्रवास यह प्रजनकों के आगमन को दर्शाता है। इनमें बाहर से अनेक नई जातियों का आगमन होता है। आस्थापन इस प्रक्रिया में निकट क्षेत्रों में प्रकीर्ण के विभिन्न माध्यमों से फलों या बीजों की अनेक प्रजातियों का नवीन स्थान पर अंकुरण होता है, इसे आस्थापन कहते हैं। और स्पर्धा विकसित पौधों के मध्य संसाधन व स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। स्कल प्रतियोगी शीघ्र ही वहाँ के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रारंभ कर देते हैं और उसमें समुचित परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया। इस चरण में जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। पर्यावरण में निरंतर होने वाला परिवर्तन इसी का प्रतिफल है। इस चरण में मनुष्यों का भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही एक पादप प्रजाति दूसरी प्रजाति का स्थान ले लेती है। स्थिरीकरण प्रजातियों की जनसंख्या का अंतिम समस्थिति की दशा प्राप्त करना। यह समस्थिति स्थानीय एवं प्रादेशिक आवास की संतुलित दशाओं के संदर्भ में होती है। जलीय पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण तालाबों तथा झीलों जैसे जलीय तंत्रों में भी होता है। जलीय तंत्रों में गाद का जमाव आसानी से होता है, क्योंकि नजदीकी क्षेत्रों से मृदा अपरदन होता रहता है। भूमि के खिसकने तथा बांधों का निर्माण होने से नदियां अवरुद्ध हो जाती है, जिससे नई झीलों का निर्माण होता है, जहाँ जलीय जातियों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं तथा जलारंभी अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है। तालाब में पादपल्कों तथा प्राणीपल्क मिलकर अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। डूबे हुए वे जलीय पौधे जिनकी जड़ें कीचड़ से निकलती है, वे तालाब में दूसरी कॉलोनी की प्रावस्था को दर्शाते हैं। इस पादपों के मृत अवशेष तालाब की निचली तली पर जमा हो जाते हैं। तालाबों और झीलों में अनुक्रमण सुपोषण के कारण होता है। जैसे जैसे समुदाय चरम अवस्था में
पहुंच जाता है उसके भीतर के प्रजाति संगठक अधिकाधिक विविध हो जाते हैं। इस कारण सरल श्रृंखला के स्थान पर जटिल खाद्य जाल बन जाता है। जैविक अन्योन्य क्रिया। किसी क्षेत्र या पारितंत्र का जैविक समुदाय अन्योन्य क्रियाओं का जटिल नेटवर्क है। वह अन्योन्य क्रिया जो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच होती है अंतर्जातीय अन्योन्य कहलाती है, जबकि वह अन्योन्य क्रिया जो विभिन्न प्रजातियों के बीच होती है वो अंतर्जातीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अन्योन्य क्रिया के प्रकार असहभोजिता, इसमें कोई प्रथम प्रजाति इसमें घटती है और द्वितीय प्रजाति इसमें 0 है। अन्योन्य क्रिया के प्रभाव क्या है? एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है। उदाहरणतः पेनिसिलियम कवक व बैक्टीरिया। नेक्स्ट है परभक्षण में एक प्लस हो जाती है और इसमें द्वितीयक में माइनस। एक प्रजाति को लाभ होता है और शिकारी व दूसरी प्रजाति को हानि होती है। शेर द्वारा हिरण का शिकार। परजीविता में एक प्लस और एक माइनस और एक प्रजाति को लाभ मिलता है, दूसरी प्रजाति को हानि होती है, जैसे अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना। स्पर्धा में दोनों माइनस होती है, दोनों प्रजातियां प्रभावित होती है। उदाहरण भोजन आवास की समस्या जैसे चूहे की कमी का प्रभाव बिल्ली व सांप दोनों पर पड़ेगा। सहभोजिता में एक को फायदा होता है एक को नुकसान। एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण चूषक मछली शार्क की सतह पर जुड़ी रहती है। सुरक्षा व भोजन प्राप्ति। सुरक्षा व भोजन प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है सहजीविता। इसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है। उदाहरणतः लाइकेन जहां कवक शैवाल को सुरक्षा तथा शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। तटस्थता उदासीनता एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। किसी क्षेत्र के जैविक समुदाय के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर निर्भरता उनकी पारस्परिक क्रियाओं जैसे भोजन आवास प्रजनन तथा सुरक्षा में परिलक्षित होती है। ये पारस्परिक क्रियाएं एक समुदाय के रूप में समुदायों की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक समुदाय में जातियों के बीच की पारस्परिक क्रियाओं को पारस्परिक क्रिया करने वाले जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव के स्वभाव के आधार पर सकारात्मक, नकारात्मक तथा उदासीन वर्ग में विभाजित किया जाता है। समष्टि के व्यष्टियों की वह अधिकतम संख्या जिसे उसका पर्यावरण समाहित कर सकता है एवं बनाए रख सकता है वहन क्षमता कहलाती है। ये सभी कारक समष्टि की वृद्धि दर को कम करते हैं। वह एक साथ मिलकर पर्यावरण प्रतिरोध बनाते हैं। इसमें आने वाले कारक परभक्षण, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, खाद्य अभाव, रोग, प्रतिकूल जलवायविक परिस्थितियां तथा अनुपयुक्त आवास आदि। पारिस्थितिकीय दक्षता वह दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा भोजन को जैव भार में परिवर्तित कर दूसरी उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, पारिस्थितिकीय दक्षता कहलाती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे अनुपातों
का इस्तेमाल होता है। साधारणतः इनमें अनुपातों का परिकलन ऊर्जा प्रवाह के पथों में विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा के निर्गत से निवेश दोनों को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है। इनके बीच में संबंध तय कर किया जाता है। दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। पारिस्थितिक दक्षता क्या होती है? पोषण स्तर पर जैव भार उत्पादन में प्रयुक्त ऊर्जा बटे पूर्व पोषण स्तर पर जैव भार उत्पादन में प्रयुक्त ऊर्जा और मल्टीप्लाई 100। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।